मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं मैथ सोल्व फर्स्ट ईयर। देखिए, मैं जो हूँ जितना क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है, उससे बाहर मैं गारंटी लेता हूँ, मैं इतना बार बोल भी चुका हूँ, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं जितना बता दूंगा उससे बाहर नहीं जाएगा। आपको पहले मैं मतलब चैप्टर 1 चैप्टर 2 बता चुका हूँ। अब नहीं अजी देखे हैं, चैनल फर्स्ट बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए मैं चालू करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर पहले जान लीजिए जो दो चर है क्या। ठीक है, ताकि समीकरण युग मुख्य रूप। ठीक है, देखिए ये दो इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, दो चर नाम में से पता चलता है, दो चर। ठीक है, दो चर वाले इसमें a1 b1 c1 इतना वास्तविक संख्या। ठीक है, इतना जो है a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी दो चर वाला एक्सिम होगा। ठीक है, चलिए इस सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही। आप बस 3 ठो है, इसको रट लेना है। कैसे रटना है बताएंगे। देखिए इक्वेशन है, 2 ठो इक्वेशन रहेगा, उसमें a1 a2 दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर b1 b2 को डिवाइड करेंगे। देखेंगे दोनों बराबर नहीं है तो हम कहेगा कौन सा परिच्छेद है, तो हम कहेंगे कौन सी रेखा है, तो ये हम कहेंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। ठीक है, कौन सा मतलब क्या कितना हल होगा, तो केवल एक हल होगा, द्वितीय हल होगा, और इसको हम वास्तविक हल भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इतना लिख लेना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में कर रहा है a1 b1 इतना तीनों अजी बराबर हो जाए तो संपाती रेखा कौन सी रेखा, संपाती रेखा होगा। उससे कितना हल होगा, तो अनेक हल होगा। अनेक हल को हम कह सकते हैं अनगिनत हल भी कह सकते हैं। आप प्लीज़ नोट्स बना लीजिए, जब नोट्स अभी देख लीजिए, आप बना लीजिए, और जाते समय सिर्फ वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो नहीं तो मतलब नोट्स भी देख लीजिएगा। पूरे गारंटी बोल रहे हैं, पूरे का पूरे आप बना करिएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा है। देखिए यहाँ पर भी तीसरा भी a1 a2 निकालेंगे, b1 b2 निकालेंगे, c2 नहीं बराबर रहेगा तो समांतर रेखा होगा, कोई हल नहीं होगा इसका। ठीक है, चलिए मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा तो अच्छा समझ आए, लेकिन इसको जो है इसको ध्यान रखिएगा। हम क्या बोले आपको, इसको घोर के पी जाना है, पूरे याद रख कर लेना है इसको। ठीक है, इसमें से ऑब्जेक्टिव आता ही है। ठीक है, चलिए मैं अब क्वेश्चन चालू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण में कितना घात होता है, तो एक होता है। ठीक है, याद रखना, द्विघात में 2 होता है, 3 घात पता चलता है, क्वेश्चन से पता चलता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, युगपत समीकरण इतना है तो निकाय है। तो देखिए यही बोलता है। देखिए 2 समीकरण है, उसमें देखिए यहाँ पर 2 जो है क्या है, 2 है a1, a3 क्या है b1 है, 5 क्या है c1 है, फिर 4 क्या है a1 है, a2 है, 6 क्या है b2 है, फिर 9 क्या है c2 है। तो हमको यहाँ पे निकालना है, पहले निकाल लेंगे। सबसे पहले 2 इक्वेशन देना है, पूछे ना जो असंगत या कुछ ऐसे, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको, ठीक है, यहाँ पर देखिए तब इसको क्या करना है पहले हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर a1/a2 निकाल लेते हैं। तो a1 a2 मतलब a1 यहाँ में 2 है और a2 क्या है 4 है, तो 2/4 बराबर 2/4 को हम काटेंगे, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये 1/2 आ गया। a2 निकाल लिए। अब b1/b2 निकालेंगे, 3/6 निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 3/6, मतलब काटेंगे फिर क्या 1/2 आ जाएगा। मतलब कि ये दोनों बराबर हो गया। देखिए a1/a2 और b1/b2 बराबर हो गया। और फिर निकालेंगे क्या, बराबर लिखेंगे c1/c2 निकालेंगे, तो c कितना 5 है और c1 c2 क्या 9 है, मतलब 5/9, मतलब कि ये तो बराबर नहीं हुआ। ये कौन सा कर दे, तीसरा में देखिए हम बता रहे हैं a1/a2 हमको ये हुआ ना तीसरा। देखिए तीसरा सेटिस्फाई किया, मतलब कि ये समांतर रेखाएं होगा हम, लेकिन हमको समांतर रेखाएं नहीं पूछ रहा है। इसको कोई हल नहीं है, इसको हम ये भी कहते हैं, एक और नाम देते हैं, इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, असंगत कहते हैं। ठीक है, असंगत रेखाएं कहते हैं इसको, ये होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, याद रख लीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन पूछता है, इसमें असंगत कोई हल की जगह पे वो भी है होगा, वो भी पूछ देता है, और असंगत भी पूछ देता है, असंगत भी देना है। ठीक है, इसमें 3 होगा, समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि किस मान के लिए समीकरण इतना संपाती होगा। तो हम जानते हैं, यहाँ पर देखिए हम जानते हैं संपाती होने के लिए क्या होना चाहिए, संपाती रेखा होने के लिए कि तीनों बराबर होना चाहिए। तो हम वही सिर्फ उसी से बन जाएगा। देखिए हम सोल्व किए हैं, आपको बता दें। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ था, एक इक्वेशन ये दिया था, हम इसको 7 को इस साइड ले गए तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। इसको फिर हम देखिए यहाँ पर x के आगे में कुछ नहीं है, क्या है 1 है, मतलब a1 1 है। ठीक है, b1 क्या है 2 है, c क्या है 7 है। ठीक है, याद रखना -7 है, माइनस आर्गुमेंट -7 होगा। ठीक है, इसी को फिर हम इसको लेफ्ट साइड में किए, मतलब दूसरा समीकरण ए हो गया, इसको फिर उसी किए। अब देखिए a2 क्या है 2 हो गया, b2 क्या हो गया, और c क्या हुआ है -14 हो गया। अब संपाती है, चूंकि संपाती है तो हम बताएं ऊपर में संपाती होने के लिए हमको a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 होना चाहिए। तो हमको a1/a2 करेंगे, तो a1 क्या था, a1 क्या है 1 है, और a2 क्या है, देखिए यहाँ पर a1 कितना है, a1 1 है, और a2 क्या है 2 है, 2 लिख दिए। b1 कितना है, b1 2 है,
2 लिख दिए और P2 क्या है के है, तो के लिख दिए। अब हम इसको कोई जरूरत नहीं, हमको के का मान निकालना है, तो के बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही पूछा था के का मान कैसे होगा, तो ये कर लिए। आई होप समझ गए होंगे। मैं समझाने के लिए इतना किए हैं, लेकिन अपना से भी थोड़ा सिंपल में भी तो इसे बना सकते थे, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए। अब जब आप नहीं समझते हैं दोबारा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार फर्स्ट हो सकता है आप फर्स्ट बार देखे होंगे तो नहीं समझ में आया होगा, आप कभी पढ़े नहीं होंगे इसलिए समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम बता रहे हैं, आप दोबारा वीडियो देखिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन का बहुपद इतना कि मूल का गुणनफल क्या होगा। हम इसे पिछले लेक्चर में बताए थे। गुणनफल, मूल का गुणनफल होता है क्या, अल्फा बीटा होता है, अल्फा बीटा बराबर मैंने C/A होता है। ये पिछले लेक्चर में बताए थे, ठीक है। चैप्टर 2 में बताए थे। देखिए यहाँ पर सोल्व किए हैं। देखिए ये इक्वेशन था, इक्वेशन है। तो यहाँ पे A क्या है 4 है, B क्या है 4 है, -4 है, और C क्या है 1 है, ठीक है। मूल गुणनफल हम जानते हैं अल्फा बीटा और C/A। C क्या है 1 है और A 4 है, मतलब 1/4। ऑप्शन 1/4 हो जाएगा। कौन है, C ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। C ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पाँचवा कर है। देखिए पाँचवा कर है, 2 रेखा समीकरण अलग प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, ठीक है। 2 रेखा समीकरण अलग प्रतिच्छेदी रेखा है, तो रेखा समीकरण प्रतिच्छेदी हम बताए थे। देखिए यहाँ पर फिर दे दिए हैं, याद कर लीजिए बस, इसी में से प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो क्या होगा, केवल एक हल होगा और अद्वितीय होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा, केवल एक हल होगा, एक हल है B होगा, B हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। पाँचवा का B हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर पाँचवा का B हो जाएगा, ठीक है। अब छठा देखिए, 2 रेखा समीकरण अलग समांतर रेखाएं हैं, तो रेखा समीकरण जब हम समांतर रहेगा तो हम बताइए। यहाँ पर देखिए इसमें याद कर लीजिएगा, कोई समांतर रेखा है तो कोई हल नहीं होगा यहीं पर, तो क्या है छठा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, कोई हल नहीं होगा, मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस सिर्फ याद कर लीजिए, नोट्स बनाते जाइए, याद कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देखिए, करें कि A1/A2 B1/B2 तो नॉट इक्वल टू C1 समीकरण युग में इतना है, तो हम बताए थे A1 अभी ऊपर में दिखाएं A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1, कौन सा होगा वो, उसमें कोई हल नहीं होगा। यहाँ देखिए कोई हल नहीं है, समांतर रेखा है, कोई हल नहीं होगा, इसलिए इसका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप क्वेश्चन पूछा जाए। अब ए का मान जिसके लिए समीकरण इतना है तो एक शून्येतर हल है। शून्येतर मतलब कोई हल नहीं होगा, शून्येतर का दूसरा नाम क्या है, कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने के लिए हमको क्या हो, A1/A2 बराबर B1/B2 अब नॉट इक्वल टू C1 इस समीकरण लिखना है, तो इस समीकरण लिख देंगे, सबका मान पुट कर देंगे, कुछ नहीं करना है। तो हम यहाँ पर देखिए समीकरण जो फर्स्ट था उस समीकरण को लिख लिए, सेकेंड था उसको सेकेंड समीकरण को लिख लिए, ठीक है। शून्य हल मतलब कोई हल नहीं, शून्य हल का मतलब कोई हल नहीं, फिर हमको कोई हल नहीं, चूँकि हम मान जानते हैं कोई हल नहीं होता, तो A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। तो यहाँ A1 का जगह पर क्या है, A है, A1 का जगह पर A है और A2 की जगह पर 2 है, ठीक है। B1 की जगह पर 10 है और B2 की जगह पर 5 है, ठीक है। इसको हटा देना है, हमको सिर्फ A का मान निकालना है, बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। यही आंसर होगा, इसका ऑप्शन A हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको ऐसे नहीं समझ में आता, पहले क्वेश्चन उतार लीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व नहीं समझ में आता तो भी हमारा देखिए एक वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसी टाइप का क्वेश्चन ये समझ गएंगे तो इसी से सिर्फ क्या है, अंक चेंज करता है और बाकी सेम रहता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ 9वां क्वेश्चन देखिए, कर है ए का मान जिसके लिए समीकरण इतना बराबर C है, तो अद्वितीय हम अभी बताए थे। अद्वितीय हल होने के लिए क्या, हम बताएं अद्वितीय हल होने कब होता है, उसी में बताए थे। अद्वितीय A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, अद्वितीय हल होगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। इस इक्वेशन है, इक्वेशन हम पुट कर देंगे। समीकरण फर्स्ट ये है, समीकरण सेकंड ये है, इसमें A1 की जगह पे A है, A2 की जगह पर 6 है, फिर क्या है B1 की जगह पर -1 है और B2 की जगह पर -2 है, ठीक है। C1 की जगह पर -2 है और C2 की जगह पर -3 है। अद्वितीय हल की ए बोल रहा है तो ए की जगह पर ए दे दिए, A2 की जगह पर 6 दे दिए। नॉट इक्वल टू इक्वेशन ही कर है, अद्वितीय हल क्वेश्चन में कर है, अद्वितीय हल है तो अद्वितीय हल जैसे कर है जैसे कर देंगे, तो इसको हम काट देंगे, इस 3 आ जाएगा, फिर ए नॉट इक्वल टू 3 आ जाएगा। यही ऑप्शन में देखेंगे नॉट इक्वल टू 3 कौन सा है, तो नॉट इक्वल टू B होगा इसका ऑप्शन, ठीक है। आप सिर्फ ये समझ लीजिए, बना लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। हम पूरे प्रयास किए, जितना प्रयास हो रहा है हम पूरे प्रयास किए हैं, हमको पूरे बिलीव है, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 10वां क्वेश्चन करें। देखिए 10वां क्वेश्चन करें, ए का मान जिसके लिए समीकरण इतना, ठीक है, इतना अनगिनत हल, फिर अनगिनत हल पूछ रहा है। देखिए हम 10वां सोल्व किए, देखिए अनगिनत हल के देखिए समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड लिख लिए, जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन वैसे लिख लिए, ठीक है। अनगिनत हल होने के लिए हमको A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2 होना चाहिए। ये क्या है, ये फार्मूला हम जानते हैं पहले से, अनगिनत हल है, हम पहले बोले ना, वो याद कर लेते, याद कर लीजिएगा वो, ठीक है। तो हमको जान जाएंगे जब अनगिनत हल होगा तो इक्वेशन लिख लेना, इक्वेशन लिख लेंगे और A1/A2 और B1/B2 का मान पुट कर देंगे। सिंपल है, सबका मान पुट करेंगे तो यहाँ से ए का मान निकल जाएगा, ठीक है। सबका मान पुट कीजिए, देखिए यहाँ सबका मान पुट किया, ए का मान निकल गया 10, वही पूछा था, तो C हो जाएगा इसका आंसर, 10वां का C हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर समीकरण निकाय इतना दिया हुआ है, अनगिनत हल होने के लिए के का मान, ठीक है। वही क्वेश्चन पूछता है, फिर के का मान पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हम A1 का जगह क्या है 1 है,
ठीक है 1 लिख लिए। ए 2 का जगह क्या है 2 5 है तो 5 लिख दिया। अनगिनत हल होने के लिए क्या होना चाहिए, अनगिनत हल क्या बताए थे, अनगिनत हल होने के लिए बराबर, तीनों बराबर होना चाहिए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब B1/B2 देखेंगे, बी क्या है, B1 क्या है, के है और B2 क्या है, B2 2 है। हम यही रहने देंगे, यहाँ से के का मान निकल जाएगा तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर 2/5 हो जाएगा, के बराबर 2/5। अनगिनत हो के देखिए यहाँ पर के मतलब 1/5 हो गया, ठीक है, बराबर यहाँ पर 2/के होगा, 2/के होगा, सॉरी 2/के होगा, 2/के होगा तो के बराबर कितना 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको तो अपना गुना कर लीजिएगा 10 होगा, वहाँ गलती कर दीजिए 10 होगा, ठीक है। इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर वही भी बोला अनगिनत हल, इसमें भी वही क्वेश्चन कर रहा है, इसमें भी यही बताए थे अभी ना, वो फर्स्ट बता दिए फर्स्ट, ठीक है। इसमें भी 10 होगा, बी आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए हम 12वां क्वेश्चन देखिए, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वो बिंदु दोनों समीकरण का, देखिए अजी हम पता है जब प्रतिच्छेद करता है, हम बताए थे ऊपरी में, यहाँ पर भी दिए होंगे, देखिए यहाँ पर जब प्रतिच्छेद करता है, जब रेखा प्रतिच्छेद करता है तो हम बताए थे क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम बताए थे जब प्रतिच्छेद करता है तो प्रतिच्छेद करते हैं क्या होता है, केवल एक हल होता है, बताए थे, याद कर लीजिएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है, बता दिखा दिए, जब प्रतिच्छेद करते केवल एक हल होगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु प्रतिच्छेद करते तो बिंदु दोनों समीकरण का अनेक नहीं, ये होगा नहीं, कोई हल नहीं, ये भी नहीं होगा, अद्वितीय हल, ये भी नहीं होगा, इनमें सभी मतलब अद्वितीय हल होगा, ठीक है, अद्वितीय हल है ना, कोई हल नहीं मतलब अद्वितीय हल, ठीक, वो होगा बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 12 का बी हो जाएगा, ठीक है। वो याद कर लीजिए ना, बस अपने आप कहिएगा हम राजा हैं, आप बनाइएगा ना अपने कहेंगे राजा है, एक बार खाली वो याद कर लीजिए और समझ लीजिए, उसके बाद आप कोई भी कहीं भी ऑब्जेक्ट है उसका ट्राई कीजिए, देखिए सब बन जाएगा, सबसे आप बन जाएगा, तो आप कहेंगे हम राजा हैं, ठीक है। चलिए यहाँ 10वां हो गया, यहाँ पर अब 11वां देखिए 11वां बता दी, 12वां बता, 13वां क्वेश्चन देखिए क्या करें, 13वां क्वेश्चन समीकरण इतना किस प्रकार का हल संभव है, मतलब कौन सा हल, हम डायरेक्ट देखिए इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा, हम डायरेक्ट A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे, C1/C2 निकालेंगे। अब देखेंगे तीनों का मान आज बराबर आ जाता है तो अब हम ये डिस्कशन तीन बताएं उसको देखना है। यहाँ पर देखिए हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड लिख लिए, A1/A2 निकालिए, B1/B2 निकालिए, C1/C2 निकालिए, ऐसे ही सिर्फ आपको करना है, पहले कर लेना है। अब निकाल लीजिए C2, देखते हैं हम कि A1/8 या B1/2 इसके बराबर इस है ही नहीं, ये देखेंगे कौन सा में अधिक कर रहा है, तो हम देख रहे हैं इसमें जो है वास्तविक या अद्वितीय होगा। देखिए A1/A2 हम देखेंगे इक्वेशन जो लिखे हैं, इसको लिखे थे ना, यहाँ पर देखिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 लिखे थे ना हम, देखिए यहाँ पर लिखे थे A1/A2 B1/2, याद रहेगा दिमाग में तो समझ जाएंगे, अद्वितीय हल गया, केवल एक हल होगा, ठीक है, इस यही बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आप यहाँ पर हम आपको बता दें, ठीक है, तो अब ये समझ गए, आप याद कर लीजिए ना, इसके बाद ट्राई कीजिए ना, आप देखिए ना कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपसे, ठीक है। तो ये फिर हम वास्तविक अद्वितीय होगा, इसमें ऑप्शन कौन है, वास्तविक अद्वितीय ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप 14वां क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन कर रहा है समीकरण इतना में अचर ए के लिए किस मान के लिए अद्वितीय, फिर अद्वितीय हल पूछा, अद्वितीय हल का मतलब क्या बोले छे, अद्वितीय हल कब होगा, जब A1 बराबर A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये बोले ना। अब यहाँ पर सबका मान पुट कर देंगे, A1 की जगह पे A पुट कर देंगे, A2 की जगह पर पुट कर देंगे, B1 की जगह B2 का मान पुट कर दीजिएगा, बस हो जाएगा। देखिए हम पुट कर रहे हैं A1 की जगह पर 2, A2 की जगह पर 3 नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू दे दिए। अब यहाँ का B1 दे देंगे, B1 क्या है, ए है, और B2 कितना है, -5 है, -5 दे दिए। अब यहाँ से हम देखते हैं क्या हो जाएगा, ए बराबर हमको आ जाएगा नॉट इक्वल टू -10/3 हो जाएगा। देखेंगे अब नॉट इक्वल टू -10/3 कौन सा ऑप्शन है, सिंपल है। अब देखेंगे ए नॉट इक्वल -b है, बी होगा आंसर इसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी एक अद्वितीय हल कब होता है, अद्वितीय हल कब होता है, अब ये बताए थे अद्वितीय हल कब होता है, जब A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल टू हो तभी अद्वितीय हल होता है, सी इसका आंसर हो जाएगा। आप याद कर लीजिए ना, बस समझ जाइए, सब बन गया आपको। चलिए यहाँ पर आप देखिए 16वां क्वेश्चन देखिए, यदि x + 2y = 9 में यदि x बराबर 5 तो y का मान, यहाँ पे सिंपल है, 5 का मान x की जगह पुट कर देंगे तो 5 + 2y = 9 हो गया, 2y = कितना हो गया, 4 हो गया, y = कितना हो गया, 2 हो गया। इसमें ऑप्शन देख लेंगे कौन सा होगा, 2b होगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर अब 17वां देखना है, यदि रैखिक समीकरण यहाँ पर यदि एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाले, हम बोले थे जी ऊपर में बताए थे विरोधी, ठीक है जी, एक बिंदु पर काटे यदि, देखिए यहाँ पर देखिए अभी बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखे थे, उसको सिर्फ आप देख लेना है जी, केवल एक बिंदु पर काटता है तो ठीक है। देखिए यहाँ पर केवल एक बिंदु पर काटेगा तो वो विरोधी होगा, यहाँ पर एक चीज यहाँ विरोधी होता है, यहाँ हो जाता है, ठीक है, तो विरोधी होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लेना है,
पर जो है ना हम एक चीज़ मिस्टेक किए हैं, ठीक है, वो पता ही नहीं है, लेकिन हम अगले लेक्चर में जब हम बताएंगे तो उसमें ये भी कोई अति कर देंगे, विरोधी अविरोधी आश्रित के बारे में बताएं बता देंगे, ठीक है। जब देखिए यहाँ पर जी एक बिंदु पर काटे तो वो अविरोधी होता है, ठीक है। हम अगले वीडियो में हम ये सब समझा देंगे, ठीक है। चलिए अगले वीडियो इसका जो है ना दो चर वाला रैखिक समीकरण का पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी बताऊंगा क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन कुछ बच चुका है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए बता चुका है, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, जब दो चर वाले समीकरण का आलेख संपाती होता है तब उनका हल क्या ना संभव भी पता है, संपाती होता है कितना हल होता है, संपाती होता है तो पता है ना कितना हल होता है। देखिए यहाँ पर जब आप याद कर लीजिएगा, पहले हम जो बताएं ये जो लिखा दिए हैं याद कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो हाँ देखिए सब संपाती लिखा होगा अनेक हल होगा, अनगिनत हल होगा, देखिए बताइए ना अनेक हल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अनगिनत हल हो जाएगा, ठीक है, अनगिनत हल हो जाएगा इसका, अनगिनत हल हो जी ऑप्शन हो जाएगा। इधर यहाँ देखिए ई करे अनंत हल होने के लिए, अभी बताया अनंत हल होने के लिए संपाती होना चाहिए, इसका युग्म कैसा होना चाहिए, ये अनंत हल होगा तो संपाती होगा, संपाती होगा तो क्या होगा ये आंसर हो जाएगा। हम बताए थे अभी ये ऊपर में क्या बताए थे, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 होगा, तो वो क्या होगा अनंत हल होगा, बताए थे ना। देखिए यहाँ पर देखिए अनंत हल होने के लिए अनंत होने नहीं सॉरी यहाँ ये दोनों तीनों बराबर होना चाहिए, अनंत होने के लिए हल इसको अनंत हल कर दे, ठीक है। तीनों बराबर होना चाहिए, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीनों बराबर होना चाहिए, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हम ये बोले थे डी होगा आंसर, ठीक है। अनगिनत हल होने के लिए हमको क्या तीनों बराबर होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए, ठीक है। 20वां क्वेश्चन कौन रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण जिसका घात 1 हो वो रैखिक समीकरण होता है, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका भी देखिए यहाँ करेंगे तो इसका पावर 2 हो जाएगा, इसलिए इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए थैंक यू, आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और ये अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू।